The Free Press, keeping press free and journalism clean. नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019 पर चर्चा में। आज हमारे साथ कंचन श्रीवास्तव हैं जो नवभारत टाइम्स में स्पेशल करस्पॉन्डेंट रही हैं और काफ़ी वक्त से भारत की राजनीति को देख रही हैं। मैं आपका स्वागत है। मैम, जब से चुनाव अनाउंस हुए उसके बाद से जो राजनीति हो रही थी वो चारों तरफ चौकीदार के घूम रही थी। मैं भी चौकीदार हूँ, चौकीदार चोर है। लेकिन बीच में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा लेके आए और उन्होंने कहा कि हम 72,000 रुपये साल जो है एक न्यूनतम आय की गारंटी देते हैं, ये हम देंगे। लेकिन वापस बीजेपी फिर से एक नैरेटिव सेट कर रही है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की। अमित शाह के बयान आ रहे हैं, योगी मोदी के आ रहे हैं। खुद मोदी ने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस करती है। क्या लगता है, क्या तस्वीर बन के आ रही है 2019 के लोकसभा चुनाव की? देखिए, लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो राजनीति का सबसे बड़ा महासमर कहा जाता है। 5 साल में एक बार आएगा। तो जाहिर तौर पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना पूरा दमखम लगाएंगी जीतने के लिए और सारे जोड़ तोड़ आजमाए जाएंगे। साम दाम दंड भेद जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग सबसे अच्छी तरह से अगर कोई पार्टी इस वक्त कर रही है तो वो भाजपा है निश्चित तौर पे। और जैसा कि आप कह रहे हैं, नैरेटिव कई बार चेंज हुआ है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, शुरुआत हुई थी मोदी फिर से, ये स्लोगन लाया गया था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद चूँकि 5 साल पहले एक विकास के मुद्दे पर मोदी जी चुनकर आए थे, तो ऐसा लगा गया कि शायद उनको फिर से विकास पुरुष के तौर पे जो है भाजपा प्रोजेक्ट करेगी, इसलिए मोदी फिर से। लेकिन कुछ ही समय बाद हमने देखा कि वो चौकीदार भी जानबूझकर आया, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने रफाल वाले मुद्दे पर भाजपा को बहुत घेरने की कोशिश की थी, कई सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की कोशिश की थी। तो इससे भाजपा चारों तरफ से घिरती नज़र आ रही थी। और बीच में कुछ अखबारों ने भी, द हिंदू जो अखबार है, उन्होंने काफ़ी अच्छी इस पर रिपोर्टिंग की। तो मामला कुछ न कुछ कांग्रेस के पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखा। तो जाहिर तौर है भाजपा को कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही था और चुनावी वक्त आ ही रहा था करीब, तो उन्होंने तुरंत चौकीदार का मुद्दा उठाया। और उसको कांग्रेस ने जब लपक के चौकीदार चोर किया, तब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि ये भी बहुत दिन चलेगा नहीं। और फिर उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से नैरेटिव पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद बालाकोट का स्ट्राइक, जहाँ पे नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई। पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी जो हमारा चुनाव का एजेंडा है, वो नेशनल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो गया। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को ये बताने की कोशिश करते दिखे कि अगर भाजपा है तभी ये देश सुरक्षित है। पैट्रियटिज़म का जो नैरेटिव है, ये अचानक ये बालाकोट और पुलवामा अटैक के बाद ही हमने देखा। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने भी अपना दांव खेला है जब अपने बेसिक मिनिमम इनकम की बात की है। 72,000 रुपये सालाना एक बहुत बड़ी रकम है, ख़ासतौर से तब जब देश में बेरोज़गारी के आंकड़े जो आए हैं उससे पता चल रहा है कि काफ़ी सारे युवा बेरोज़गार हैं और जिस संख्या में रोज़गार पैदा होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। तो उस मुद्दे को, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस चल रही है, कुल मिला के पूरे देश में हम चाहे महाराष्ट्र देखें चाहे साउथ में देखें, हर जगह के किसान, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह किसान पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं कि उनको अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलता। और चूंकि भारत की आबादी जो है 2/3 लोग अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, तो अगर 2/3 आबादी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही है, जो इनपुट लगा रही है उसके बदले में जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे पैसा एक जो है, जिनको हम बोलते हैं एक हमारे पास जीवन यापन करने के लिए एक जो मिनिमम इनकम चाहिए, वो नहीं है लोगों के पास। तो कांग्रेस ने ऐसे वक्त वो एकदम सही दांव खेलने की कोशिश की और इससे मामला कुछ ना कुछ, क्योंकि गरीब जो हमारे यहाँ है, बिलो पॉवर्टी लाइन संख्या अच्छी खासी है, फार्मर्स की अच्छी खासी संख्या है, युवाओं का देश है, तो ऑब्वियसली इसको सबसे बड़ा जो है चुनावी गेम हम कह सकते हैं वो कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की है। और उसको उलटने के लिए निश्चित तौर पे भाजपा को कोई उससे भी बड़ा मुद्दा चाहिए था जिससे ये पूरा का पूरा जो है कांग्रेस का जो गिमिक है वो फेल हो जाए। और ये मुद्दा हिंदू मुसलमान से अच्छा कोई मुद्दा भाजपा कभी भी नहीं उठा सकती। उनको मालूम है ये हिंदू मुसलमान जो है इसी मुद्दे पर
2014 में भी अंत में आ गए थे। भले विकास की हम बात कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने सुना कि शमशान और कब्रिस्तान की बात की गई उस टाइम भी, हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं की गई, लेकिन नरेटिव उस टाइम भी थोड़ा बहुत था। और 2017 के चुनाव में ये खुलकर सामने आया, जिसमें हमने देखा कि यूपी में किस तरह से भाजपा को अच्छी खासी जीत मिली। तो निश्चित तौर पे नरेटिव इस टाइम फिर से हिंदू मुस्लिम की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अभी चुनाव कई राज्यों में तो बिल्कुल 11 अप्रैल से ही शुरू हैं। यूपी में काफ़ी सारे जो है, चाहे हम लखनऊ का देखें तो 6 मई को है, बनारस का और देर में है 19 मई को है। तो अगर यही नरेटिव लगातार जारी रखा भाजपा ने, तो मुझे लगता है जिन जगहों पर चुनाव बाद के चरण में है, वहाँ पर पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा होगा। जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया रूरल डिस्ट्रेस के बारे में, कि किसानों को बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा, चाहे डिमोनेटाइजेशन के वक्त पे हो या उसके बाद एमएसपी को लेके हो। अब किसानों के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है। पहले राहुल गांधी की तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि हम 72,000 रुपये एक मिनिमम इनकम गारंटी के लिए उन्हीं ने बात कही, और उसके बाद जो था, अब आज उन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो के साथ एक बात कही है कि जैसे रेलवे का अलग बजट आता था, अब तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक में कर दिया, वैसे ही किसानों का अलग बजट लाएंगे। अगर इस तरह की बातें होती हैं, आप कई क्षेत्रों में जाती हैं चूँकि कवरेज के लिए, क्या लगता है कि रूरल पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ेगा? किसानों के आंदोलन हर राज्य में दिखे हैं पिछले कुछ सालों में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। देश के कई राज्यों में किसान आंदोलित रहे हैं। पिछले हम 4-5 साल का अगर इतिहास उठा के देखें तो हर जगह किसान जो है मिनिमम वो अपने उपज का न्यूनतम दाम मांगने की कोशिश, क्योंकि सरकार जो एमएसपी निर्धारित करती है राज्यों में किसान वो भी नहीं पाते, क्योंकि वो जो दाम है उस दाम पर वो सामान बेच ही नहीं सकते। तो एमएसपी तो ऑलरेडी एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है, और कहाँ किसान एमएसपी भी नहीं मिलता है उनको। तो निश्चित तौर पे डिस्ट्रेस तो है, और हम इसको राजनीति तो हम कहेंगे ही कांग्रेस की, लेकिन अगर इन मुद्दों को विपक्ष भी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो विपक्ष होता ही इसीलिए है कि जनता में जो भी असंतोष है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, उन असंतोष को हवा देने का काम, उन जितनी भी कमियां हैं उनको उठाने का काम विपक्ष का है। और ऑब्वियसली कांग्रेस ये कर रही है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के तौर पे और एक सक्षम विपक्ष के तौर पे इन्हें करना ही चाहिए। और अगर ये किसानों के लिए अलग बजट ला रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि किसानों को हमने देखा कि कई राज्यों ने पैकेज दिए, लोन वेवर दिए। महाराष्ट्र ने इतना बड़ा लोन वेवर दिया, यूपी ने लोन वेवर दिया, लेकिन मैं इस टाइम महाराष्ट्र की आपको बात बताती हूँ। लोन वेवर कुछ 89 लाख फार्मर्स वहाँ पे हैं महाराष्ट्र में, और जब सरकार ने वादा किया कि हम लोन वेवर देंगे तो ऐसा माना गया कि सबको मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे आज 2 साल हो गए हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हुए, अभी भी मुश्किल से 60 या 65 लाख किसानों को ही मिला है। बहुत सारे किसान अभी भी हैं जिन्होंने नहीं मिला है, और दुख की बात यह है कि जो किसानों की आत्महत्या है वो महाराष्ट्र में नहीं रुकी है। तो इसका मतलब लोन वेवर इलाज नहीं है समस्या का, जिसको हम कहते हैं वो जड़ से नहीं मिटा सकता। वो फौरी तौर पे राहत दे सकता है किसानों को, लेकिन उनकी समस्याओं को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकता और वापस उनको खुशहाली की राह पे नहीं ला सकता। एक अलग बजट मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। पूरा सबको बैठ के, जितने भी विशेषज्ञ हैं उनको मंथन करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे एक्सपर्ट हैं, उनका कई बार वो अपने आर्टिकल्स में भी लिखते रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आनी चाहिए, जहाँ पर उनकी सभी समस्याओं पर चर्चा हो। और अलग बजट मुझे लगता है कि एक सही कदम होगा। जब हम देखते हैं कि भाजपा ने रेलवे के बजट को मर्ज कर दिया मुख्य बजट में, तो ये वजह, उसके पीछे एक जो सरकार ने बताया कि वो अननेसेसरी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कॉम्प्लिकेशन होते थे, लेकिन हमने देखा जो रेलवे की समस्याएं थी वो इवेंचुअली फिर वहीं की वहीं रह गई हैं। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि रेलवे की समस्याएं ज़्यादा उठ नहीं पाई हैं, बजट आने की वजह से उठता था कम से कम। तो मुझे लगता है कि किसानों का अलग जो बजट होगा वो इसी सब कमी को पूरा करेगा। और उन्होंने किसानों के अलावा कुछ जो फिशरीज़ है उस मत्स्य पालन विभाग के लिए एक अलग बजट लाने की भी बात कही है। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कई सारे राज्य हैं जिनका कोस्टल एरिया है, और उस कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो फिशरीज़ पर डिपेंडेंट हैं। कई सारे जो साउथ के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, उनके बहुत सारे जो है जो हमारे मछली पालक है, वो क्या बोलते हैं उनको, जो फिशरमैन हैं, वो कोई श्रीलंका में अटक गए हैं, कुछ पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो उनकी आवाज़ें हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो सालों अटके रह जाते हैं। तो एक उनके लिए भी जो एक अलग से डिपार्टमेंट की बात है, वो एक अच्छा कदम लग रहा है।
फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने लग रहा था अभी तक कि वो तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले तक मैंने खुद भी लिखा है कि कांग्रेस की तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन आज जब उन्होंने मैनिफेस्टो उतारा है तो उसे देख के लग रहा है कि जो है राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। अब बस देखना ये है कि जनता उनके जितने भी वो वादे करते हैं उन पर कितना भरोसा करती है। जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया कभी न कभी हर एपिसोड में, हर कड़ी में जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की बात ज़रूर आ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत दिनों से मायावती एक दलित चेहरा थी, सबसे बड़ा दलित चेहरा थी। 20% वोट उनके साथ हमेशा रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको एक सीट भी नहीं मिली, मगर वोट परसेंटेज पे उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20% का 20% वोट था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक नया चेहरा उभर के आया है, चंद्रशेखर। ये यंग है, कहा जा रहा है कि ये ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो युवा दलित है, जो अंडर 30 दलित है, वो इनके साथ है। क्या लगता है कि मायावती जो है वो चंद्रशेखर को अपने कॉम्पिटिटर की तरह देख रही हैं, या मायावती जो है किसी न किसी तरीके से चंद्रशेखर की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? मायावती दलितों की एक सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, और मुझे लगता है पिछले कई लोकसभा चुनाव से उनको हमेशा ये इच्छा रही है कि शायद उनकी एक कामना रही है कि शायद कुछ ऐसा हो, सीटों का गणित कुछ इस प्रकार हो कि शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन सर्वमान्य नेता वो फ़िलहाल नहीं है देश में, ना ही राज्य में। तो ऐसे में अगर दलितों का ही वोट बैंक उनके पास है और कोई एक दूसरा नया एंट्रेंट उसी वोट बैंक में आता है, तो निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी तो होगी, वो एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन चंद्रशेखर को भी मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में कुछ ज़्यादा ही तवज्जो है। ठीक है, वो एक युवा नेता हैं, युवाओं में उनके निश्चित तौर पे अच्छी पैठ होगी। जब हम सोशल मीडिया के मामले में देखें तो मायावती ने अभी हाल में 1 महीने पहले कुछ ट्विटर में कदम रखा है, फेसबुक पर भी शायद वो नहीं थी। तो वो दलितों के और उनके बीच में काफ़ी बड़ा एक वैक्यूम था, जिसको चंद्रशेखर ने पूरा करने की कोशिश की है। बट चंद्रशेखर अभी खुद बहुत युवा हैं और बहुत ही उनके पास बहुत ही सीमित साधन हैं, और उनकी जो प्रभाव है वो भी एक, हम देखा जाए तो सहारनपुर से वो आते हैं, तो सहारनपुर के एक थोड़े से जगह में ऐसा हो सकता है। बाकी जगह सोशल मीडिया से उनसे बहुत सारे दलित यूथ जुड़े हैं, शायद और ओबीसी हैं, कुछ मुस्लिम यूथ भी उनसे जुड़े हैं। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे देखें तो नए तरह की बात करने वाले नेताओं की संख्या बहुत कम है। पुराने टाइप की बातें हो रही जो युवा पीढ़ी को निश्चित तौर पे अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर जी हैं, कुछ बात नए ढंग से कहते हैं, युवा तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन फ़िलहाल जैसा मुझे लगता है कि बनारस से वो अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर वो कितनी सीटें, कितने लोगों को खड़ा किया उन्होंने, मुझे मालूम नहीं। तो उनका जो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो उनका प्रदर्शन खाली बनारस ही एक पैमाना होगा, और जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खास कर पाएंगे। उसकी मुख्य वजह ये है कि एक तो भाजपा वहाँ पे काफ़ी मजबूत है, प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ से उम्मीदवार हैं। दूसरे गठबंधन ने अभी तक अपना नाम अनाउंस नहीं किया है, लेकिन गठबंधन या कांग्रेस जिसको भी अनाउंस करेगा तो वो निश्चित तौर पे उस प्रत्याशी को नंबर 2 वोट मिलेगा, जो भी मिलेगा। और अगर वो भीम आर्मी को दे देते हैं तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जगहों पे अगर उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं तो हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत 5,000 6,000 वोट मिल जाएं, बाकी जगहों पे बनारस में हो सकता है। लेकिन बनारस में अगर हम देखें, खाली जो हम वोट गणित की बात करते हैं तो बनारस में दलितों की संख्या इतनी नहीं है कि चंद्रशेखर कुछ कमाल कर पाएँ। इसलिए मुझे फ़िलहाल इस चुनाव में तो नहीं लगता है, लेकिन असेंबली चुनाव में उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये थी स्वतंत्र पत्रकार कंचन श्रीवास्तव, जो हमें बता रही थी कि जब रूरल डिस्ट्रेस की बात राहुल गांधी ने उठाई तो उसके काउंटर करने के लिए हिंदुत्व का नैरेटिव तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी 2019 के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो लेके आई है कांग्रेस, जिस कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए, मैनिफेस्टो आने के बाद लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे आगे बढ़ के चुनाव को लड़ना चाहती है। तो और एक अहम बात जो यूपी की सियासत से मुताल्लिक़ उन्होंने कही वो ये है, क्योंकि मायावती एक दलित चेहरा थी और उनके और दलित के बीच जो एक गैप हुआ था, जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था एक आम दलित के बीच में, उसको चंद्रशेखर ने
भले ही उन्हें चंद्रशेखर को 2019 के चुनाव में कोई बड़ी कामयाबी ना मिले, मगर वो एक बड़े पॉलिटिकल प्लेयर की तरह 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उभर सकते हैं। कंचना जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।